नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी को करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में संपूर्ण आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 250। लगभग हम 125 प्लस प्रश्नों को पार्ट 2 में जो है कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आदिकाल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको जो है करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्लास नंबर आज की हमारी क्लास नंबर है 6, जो कि क्लास 6 के अंतर्गत हम आदिकाल संपूर्ण आदिकाल के प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो, या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी अभी हाल ही में होने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो, या कोई और अन्य परीक्षा हो जैसे DSSB की परीक्षा हो, या फिर टीजीटी पीजीटी संबंधी हुई, या फिर ईएमआरएस की अभी होने वाली परीक्षाएं हैं, या फिर केवीएस की परीक्षा हो, या फिर एनवीएस की परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लासेस। तो देख लेना है आपको ध्यान से, एक एक प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए करना है। इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है भाई? आदि आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? तो आदिकाल में हमारा अलग अलग साहित्य लिखा गया, जैसे कि नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य। इन साहित्य के बारे में तो हमने जो है कंप्लीट पढ़ ही लिया था पिछली क्लास में, और साथ साथ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर ली थी। तो आपको बताना है कि सभी साहित्यों में से सबसे अधिक जो है कौन सा साहित्य लिखा गया, किस प्रकार का साहित्य की अधिक रचनाएं की गई, ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा इनमें से नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य में। तो आंसर हो जाएगा हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य की जो रचनाएं अधिक लिखी गई आदिकाल साहित्य में, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? विजयपाल रासो जो है किस भाषा में लिखा गया? तो ध्यान रखना है भैया आपको। आंसर हो जाएगा हमारा अपभ्रंश, ब्रज, पिंगल या संस्कृत में से अपभ्रंश। विजयपाल रासो के रचनाकार आपको पता ही है, नल सिंह इसके रचना रहे हैं। अगर ऑप्शन में डिंगल हो तो आप डिंगल भी आंसर लगा सकते हो भाई, क्योंकि ये एक वीर गाथा रचना है विजयपाल रासो, और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, जो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा होती है उसको हम डिंगल कहते हैं। तो अपभ्रंश प्लस जो है ब्रिज भाषा होगी तो वो पिंगल कहलाएगी। ये आप सभी को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि राजशेखर सूरीकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस निम्नलिखित में से कौन सा है? राजशेखर सूरीकृत नेमिनाथ फागु का ग्रंथ है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है नेमिनाथ फागु किसका ग्रंथ है? तो ये जो है राजशेखर जी का है। और ये इस ग्रंथ में रस पूछा हुआ है, कौन सा प्रमुख रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, या वात्सल्य रस है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक श्रृंगार परक रचना है नेमिनाथ फागु। श्रृंगार रस प्रमुख रस है इस रचना का। आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान जी द्वारा रचित किसका है? अब्दुल रहमान उसके रचनाकार है, और ये एक खंड काव्य संबंधी रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के प्रभाव से मुक्तक ग्रंथ कौन सा है? प्रबंध के प्रभाव से मुक्तक ग्रंथ इसमें से वर्ण रत्नाकर, हमीर रासो, खुमान रासो या सर्वाकाचार? तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का खुमान रासो प्रबंध के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? अप्रमाणिक ग्रंथ किसने नहीं माना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को? तो आपको बताना है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। बुलर, रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो है अप्रमाणिक ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासो को, लेकिन मोहनलाल पांडे ने जो है इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है। प्रमाणिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई विद्वानों ने अप्रमाणिक ग्रंथ माना, किसी ने इसको अर्ध प्रमाणिक भी माना है भाई, जो कि आधे प्रमाण मिले हुए हैं। आधा प्रमाणिक ग्रंथ है ये और आधे प्रमाण इस ग्रंथ के नहीं मिले। तो इस प्रकार से जो है काल्पनिक और ऐतिहासिकता का पुट इस ग्रंथ में मिलता है। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनीजिन विजय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, तो ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। तो ये कहा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, जो कि हमने ऑप्शन में लिया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे अप्रमाणिक माना है, अर्थात ये एक अनैतिहासिक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुमान रासो के प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई? तो खुमान रासो की जो प्रमाणिक प्रति है हमें पुणे संग्रहालय में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? चार्ल्स इलियट ने जो है किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया, ये आपको बताना है। विसल देव राठौर को आल्य खंड का, खुमान रासो का या परमाल रासो का? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आल्य खंड का। आल्य खंड अर्थात परमाल रासो ग्रंथ का ही जो है दूसरा नाम, जो ये ग्रंथ है भाई इसका परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आल्य खंड। जोस इलियट ने परमाल रासो ग्रंथ को आल्य खंड नाम से प्रकाशित कराया था, ये ध्यान रखना आपको। वीर संबंधी ग्रंथ है ये भी एक, और जो है 13वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? अभिमान मेरु जो है मेरु तुंग को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए, एक शब्द और जोड़ दिया जाए इसके साथ ही, स्वयं। स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है? स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले विद्वान पुष्यदंत है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। 10वीं शताब्दी के कवि हुए हैं पुष्यदंत, अपभ्रंश भाषा के जैन कवि हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता इनमें से कौन है? पुष्यदंत है, मेरुतुंग है, स्वयंभू है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक जो है मेरुतुंग है। तो मेरुतुंग जिनको अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचयिता जो है इन उद्योतन सूरी, सोमप्रभु सूरी, रामसिंह स्वयंभू। तो आंसर हो जाएगा हमारा सोमप्रभु सूरी। सोमप्रभु सूरी जो है कुमारपाल प्रतिबोध बी आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपभ्रंश का भवभूति कौन है? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में अधिक देखने को मिला? हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में। गुजरात में जैन मत का प्रचार सबसे अधिक देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का सबसे प्रसिद्ध छंद है, हिंदी का सबसे प्रसिद्ध छंद जो है कौन सा माना जाता है? दोहा, चौपाई, इंद्रवज्जा, शोरठा। आंसर है हमारा दोहा। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल
विभाजन का आधार बनाया। जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले विद्वान कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, सॉरी भाई, राम कुमार वर्मा जी को जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा, उदमलाल पन्नालाल बख्शी। माफी चाहूंगी इस क्वेश्चन के लिए। तो एक ध्यान रखना है आपको, जो है कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो राम कुमार वर्मा मेरे माइंड में क्यों आया, ये पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आचार्य राम कुमार वर्मा ने जो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से एक ग्रंथ लिखा था, तो जो कि 1938 में प्रकाशित कराया, जिसमें इन्होंने आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक का वर्णन इसमें किया गया है। और लगभग 750 से लेकर के 1750 ईस्वी के कवियों को इसमें इन्होंने दर्शाया है। तो इनके कवियों का आलोचनात्मक ढंग से वर्णन अपनी इस रचना में इन्होंने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से, 1938 राम कुमार वर्मा जी द्वारा। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा उदमलाल पन्नालाल बख्शी। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? इन वर्ण रत्नाकर, भविष्यत कहा, पाड़ू दोहा या राउलवेल? इनमें से ज्योतिश्वर ठाकुर जी की जो रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। तो आप सभी को पता है भविष्यत कहा जो रचना है वो धनपाल की है, पाड़ू दोहा जो है राम सिंह की है, राउलवेल जो है रोड़ा कवि की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण है सर्वप्रथम करने वाले जो विद्वान हुए हैं, नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों का जो वर्गीकरण है काल कर्मानुसार सबसे पहले किया था। इससे पहले जो है कवियों का जो वर्गीकरण किया गया था वो वर्णानुक्रम के आधार पर किया जाता था, जो कि शिव सिंह सेंगर, और इससे पहले जो है शिव सिंह सेंगर और जो है गारसादा तासी तासी दो विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवियों का जो वर्गीकरण किया था उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है काल कर्मानुसार पद्धति को अपनाकर कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले जो है किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने अपने ग्रंथों में, इनके इतिहास ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्नों में हम इनके इतिहास ग्रंथों के नाम भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। भविष्यत कथा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? अभी मैंने आपको बताया है धनपाल कवि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो किस विषय पर केंद्रित है ये आपको बताना है। सही आंसर है हमारा छंद शास्त्र। छंद शास्त्र संबंधी रचना है प्राकृत पेंगलम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कीर्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या गणपति चंद्रगुप्त? इन इतिहास ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है।
शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज नाम से इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, तो ये ध्यान रखना है। इनसे पहले आते हैं, शिव सिंह सरोज से पहले नाम आता है गारसा दातासी का, जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। दोनों कवियों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है? ढोला मारूरा दोहा जो रचना है उसकी नायिका इनमें से कौन है? संयोगिता है, राजमती है, मारवाड़ी है या मालवाड़ी है? मालवाड़ी है, तो ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा मारवाड़ी। तो मारवाड़ी ढोला मारूरा दोहा की नायिका है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम बावनी काव्य है। प्रथम बावनी काव्य कौन सा माना जाता है? तो मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा जो है प्रथम बावनी काव्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम करेंगे भाई, काफी सारे प्रश्न करने हैं हमें। लगभग जो है 100+ प्रश्नों को आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ? वर्ण रत्नाकर, महापुराण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राहुल वेल? इनमें से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ। ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है वर्ण रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? प्राकृतानुशासन के लेखक जो है हेमचंद्र है, जिसे शब्दानुशासन नाम से भी जाना जाता है जिस ग्रंथ को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है इन्हें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी भाई, अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है प्राकृत को नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में है। इनमें अवहट है, अवहट क्या है? कीर्तिलता में की जो भाषा है वो अवहट है। इसमें अवहट है मैथिली युक्त ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली युक्त विकसित ब्रज भाषा या जो है ब्रज भाषा। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा, जो अवहट भाषा है वो मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा को ही कहा गया है। यानी अपभ्रंश और उसके बाद जो हिंदी का विकास हुआ था, इसके बीच की भाषा है अवहट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अवहट जो भाषा है अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैथिली युक्त विकसित मतलब मैथिली भाषा का भी पुट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली से जो है विकसित हुई अपभ्रंश भाषा। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? हम देख चुके हैं, खंड काव्य है। कैमासवध किस ग्रंथ का एक सर्ग है? तो कैमासवध जो है पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है। कनवज युद्ध सबसे बड़ा सर्ग माना जाता है। कैमासवध भी जो है पृथ्वीराज रासो का ही सर्ग है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है 1050 विक्रमी संवत से जो है 1375 विक्रमी संवत तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को क्या कहा? राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल का जो नाम दिया है वो सिद्ध सामंत काल कहा है। बीज वपन कहने वाले महावीर प्रसाद जी है। महावीर प्रसाद ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। कला काल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल जो है आदिकाल को पृथ्वी कुल श्रेष्ठ ने कहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का जो नाम है चारण काल और संधि काल दोनों ही दिए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, एक चारण काल और दूसरा संधि काल। केवल चारण काल अगर पूछा जाए, चारण काल आदिकाल को किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम आएगा, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? क्वेश्चन में पूछ ही लिया, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या बीज वपन काल। तो आंसर हो जाएगा हमारा चारण काल।
आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आरंभिक काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु जी हैं। तो आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? आदिकाल को आविर्भाव काल कहने वाले डॉक्टर राकेश और शैलेश जेठी दोनों ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले जो विद्वान है वे है वासुदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान मोहन अवस्थी है। आदिकाल को जय काल की संज्ञा किसने दी? कई बार पूछा जाता है। जय काल किसने कहा आदिकाल को? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल कहने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। एक है नाम है भाई वीर गाथा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वीर गाथा काल कहने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेकिन आदिकाल को वीर काल की संज्ञा जो है केवल वीर काल, गाथा नहीं है शब्द बाद में, तो ध्यान रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया, गणपति चंद्र ने प्रारंभिक काल कहा, तो मिश्र जोगदीशन ने जो है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रमण काल कहने वाले विद्वान राम खेलावन पांडे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 सूर है लो जिए शियार किसकी पंक्ति है? 18 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, इस प्रकार से ये पूरी पंक्ति है। तो आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है, किस रचना से ली गई है। तो ध्यान रखना है ये पंक्ति जो है जगनिक की है, जो परमाल रासों की है, जिसमें आल्य और उद्दल दो वीर योद्धाओं का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है भाई कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। आदिकालीन प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि आदिकाल की ये प्रवृत्ति नहीं है, राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि जो है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिली है आदिकालीन प्रवृत्तियों में, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में। तो ध्यान रखना, यानी कि रासो साहित्य की प्रवृत्तियों में हमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। जो राजा महाराजा है वे एक दूसरे से ही युद्ध कर रही है, अपने छोटे जो पूरा देश है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, अपने राज्य को ही वहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है, पूरे राष्ट्र की वे नहीं सोच रहे भाई, चाहे बाहर विदेशी आक्रमण से चाहे कोई भी देश पर आक्रमण कर ले, तो वे अब केवल अपने राज्य को ही आगे बढ़ाने की सोचते हैं। यहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता की भावना रासो साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, लेकिन इसके अलावा आप इन तीनों प्रवृत्तियों को भी पढ़ सकते हो। युद्धों का सजीव चित्रण तो रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता है ही, साथ ही इसमें शौर्य और विलासता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण भी देखने को मिला है, और श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो रासो शब्द का जो संबंध है शुक्ल जी ने इनमें से रासायन शब्द से माना है। तो ध्यान रखना है, रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बताई गई है। किसने रास से मानी, किसने रसिक से मानी, किसने रासायन से मानी, किसने रासक से मानी, इससे संबंधित भी प्रश्नों को हम करेंगे। रासक से मानने वाले हजारी प्रसाद जी हैं, और सर्वमान्य तौर पर भी यही है। अगर पूछ लिया जाए रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो ध्यान रखना है रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना गया है। तो ये ध्यान रखना है, जिन्होंने जो है एक खंड काव्य की रचना की थी, संदेश रासक, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग विद्वानों द्वारा
हिंदी का प्रथम कवि भी अलग अलग माने हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को माना, सरहप्पा को किसने माना भाई? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था सरहप्पा को। शंभू को जो है किसके द्वारा माना गया? राम कुमार वर्मा ने जो है शंभू को माना। पुष्यदंत को जो है शिव सिंह सेंगर ने माना। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? हिंदी में 12 मासा का जो सबसे पहले वर्णन हमें किस रचना में देखने को मिला? तो ये ध्यान रखना है, बिसल देवरासों में हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता इनमें से जो है चंद बरदाई है। ध्यान रखना है, चंद बरदाई द्वारा हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है एक महाकाव्य है, चंद बरदाई जी द्वारा रचित। उसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कई भाषाओं का मेल हमें देखने को मिला है, उसमें जो है ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव है, तो आपको ब्रज भाषा ही आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग है, कितने सर्ग है कई बार पूछ लिया जाता है। 69 सर्ग है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। सर्गों को जो है इसमें समय का नाम दिया है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, सर्ग है? तो अभी मैंने बताया 59 जो है सर्ग है। सॉरी भाई, 59 नहीं, 59 नहीं है, 69 69 है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बिसल देवरासो का काव्य रूप क्या है? बिसल देवरासो का काव्य रूप जो है इनमें से क्या है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा गीति काव्य। बिसल देवरासो का काव्य रूप गीति काव्य है। एक श्रृंगार परक रचना है, गाए जाने वाला काव्य है। वीर गाथात्मक रचना नहीं है। इनमें से कौन सी वीर गाथात्मक रचना नहीं है? मैंने आपको बताया बिसल देवरासो जो है एक श्रृंगार परक रचना है, वीर गाथात्मक रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति कौन सी है? तो ये आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा है बिसल देवरासो एक श्रृंगार परक रचना है, श्रृंगारिक कीर्ति है आदिकाल की। और अन्य जो है जैसे कि पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो एक वीर गाथात्मक रचनाएं है। विद्यापति की जो पदावली है, वैसे इसमें भी जो है श्रृंगारिकता का पुट देखने को मिला है। राधा कृष्ण प्रेम संबंधी कहानी है, लेकिन सबसे प्रमुख पूछी गई है तो बिसल देवरासो का ही नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है? चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को जो है क्या नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, जिसे हम कड़वक शैली कहते हैं। चौपाई के साथ एक दोहा रखने की जो पद्धति है उसे हम 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, तो इसे कड़वक शैली कही गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य हिंदी पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो या परमाल रासो? तो आंसर है हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रानीपन और सामंती जीवन की बंधन मुक्ति से अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में की अपनी खास विशेषता है? तो रानीपन और सामंती जीवन बंधन की अभिव्यक्ति हमें जो है किस ग्रंथ में देखने को मिली है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बिसल देव रासो में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था कनवज युद्ध जो है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कहने वाले जो विद्वान है, नाम आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और सॉरी भाई, माफी चाहूंगी, इस प्रश्न का रामचंद्र शुक्ल जी आंसर नहीं होगा। पृथ्वीराज को चंद बरदाई को जो है, जो कि पृथ्वीराज के कवि रहे हैं, तो एक कवि के साथ साथ उनके मित्र भी थे, तो उन्हीं का समकालीन कहने वाले विद्वान गारसा दातासी थे, तो ध्यान रखना है। शुक्ल जी का आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं।
हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? राहुल में, संदेश रासक, बिसलदेव या परमार रासो। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले हमें जो है बिसलदेव रासो में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पृथ्वीराज रासो की नायिका है। पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम बताना है। तो संयोगिता जो है पृथ्वीराज रासो की नायिका है। राजमती बिसलदेव रासो की नायिका है, तो ये ध्यान रखना है। राजमती बिसलदेव रासो। पद्मावती का तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना? फिर वही प्रश्न आ गया। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है बुलर, आचार्य, सॉरी भाई, किसने प्रमाणिक माना? यहाँ पर बुलर और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, अप्रमाणिक। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? एक प्रास्तिक संबंधी काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवाद पक्ष जो है किसका रहा है? ऐतिहासिकता रहा है। कोई इसे काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं, कोई इसकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठाता है। आगे बढ़ते हैं किसी ने अनैतिहासिक माना, किसी ने इसे ऐतिहासिक माना। तो अनैतिहासिक ग्रंथ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आगे बढ़ते हैं आदिकाल को किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई? आदिकाल की निम्नलिखित में से जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में जो है इतिहास की उपेक्षा की गई। आगे बढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो के प्रबंध विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नल जेम्स टाड। आगे बढ़ते हैं बिसल रासो की नायिका बतानी है आपको। आंसर है हमारा राजमती। संयोगिता पृथ्वीराज रासो की नायिका है और राजमती बिसल रासो की नायिका है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद भी जो है दोहा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं ऐसे रासो ग्रंथ रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। अजमेर के शासक से संबंधित जो रचना है वो है दलपति विजय की। एक सेकेंड भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो जो कि दलपति विजय की रचना है उसका रचना का नाम क्या है? कुमार रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो इनमें से जो है केवल प्रमाणिक मानने वाले ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी की, वे 12 ग्रंथ माने हैं। आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और जो है आधुनिक काल। इस तरह जो है आदिकाल को आदिकाल भी कहा जाता है और जो है वीर गाथा काल भी कहा जाता है। प्रवृत्ति के आधार पर बात करें तो प्रवृत्ति के आधार पर जो है वीर गाथा काल नाम बैठता है आदिकाल का, क्योंकि रासो साहित्य होने की वजह से जो है उसमें वीरता का प्रभाव अधिक होने से वीर गाथा काल जो है हम आदिकाल को कह सकते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का के साथ साथ जो है आदिकाल को उन्होंने आदिकाल शब्द का भी प्रयोग किया है कि आदिकाल भी अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो, नकारा नहीं है। अपना नाम दे करके वीर गाथा काल नाम दे करके आदिकाल नाम को भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार आधुनिक काल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर जो है गद्य काल कहा है। गद्य काल क्योंकि गद्य साहित्य अधिक लिखा गया था और जो है आधुनिक काल भी उन्होंने नकारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह
कह सकते हैं कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया है। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो विद्यापति ने जो है अपनी रचना कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा है? अवहट कहा है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी रचनाएं विद्यापति की है, ध्यान रखना है। कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, गंगावली सभी रचनाएं विद्यापति की है। आगे बढ़ते हैं। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? कवि शेखर और अभिनव जयदेव कवि कंठाभरण आदि के नाम से जो है 16 उपाधियां मिली हुई थी विद्यापति को नामकरण की, तो ध्यान रखना है विद्यापति को ही जाना जाता है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति इस पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देसिल बयाना सब जन मिटा ते तेसन जप्यो अवहट्ठा। जो ये उक्ति है, ये पंक्तियां है, ये किसकी है? ये आपको बताना है। तो पुष्यदंत की है, चंद्रबरताई की है, सौम्य की है या विद्यापति की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विद्यापति की। देसिल बयाना सब जन मिटा ते तेसिन जपो अवहट्ठा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थात देशी जो अपने जो देश की भाषा वो सबको प्रिय लगती है, अर्थात कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, कवि कंठाभरण, कवि शेखर, तो ये सभी उपाधियां विद्यापति को ही दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 77। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, शांत रस की, वात्सल्य रस की या वीर रस की? आंसर है हमारा श्रृंगार रस की। विद्यापति की जो पदावली है उसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो विद्यापति की पदावलियों के संबंध में कह ही दिया था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इस तरह से जो कोटेशन है वे भी कई बार पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 78। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति जो है किस मत के अनुयायी थे, ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा शिव। विद्यापति जो है शिव की भक्ति करते थे, शैव थे। जो है किसी ऐसा भ्रम धर्म हो जाता है कि भाई विद्यापति वैष्णव थे, लेकिन वैष्णव नहीं थे वे, भ्रमवश हम कह सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के पदों को पढ़कर, पदावली को पढ़कर कि वैष्णव के अनुयायी थे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन विद्यापति जो है शिव थे। आंसर हमारा शिव आएगा। आगे बढ़ते हैं। शैव थे भाई विद्यापति, ये ध्यान रखना आपको। प्रश्न नंबर 79। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद जो है अमीर खुसरो जी को का नाम है। तोता ए हिंद, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 80। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने कहा? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि कहने वाले विद्वान इनमें से डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्र गुप्त है? तो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है अवधी का प्रथम कवि माना है अमीर खुसरो को। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्वयंभू को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन है। नेक्स्ट एक यहाँ पर जो है कोटेशन दी गई है। हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं, सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। तो ये किस विद्वान का विचार है? ये जो है कथन है, ये कोटेशन है, ये किस विद्वान की है? तो ये आपको बताना है। राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या अमीर खुसरो? तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो ये कथन, ये जो पंक्तियां है, ये पंक्तियां किस कवि की है? ये भी आंसर है हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो की जो पंक्तियां है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए जो आदिकाल के ये मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं भी किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और सभी प्रश्नों को ध्यान से करते हुए चलना है। और जो है, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और इस सीरीज को हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहें परीक्षा तक। जो है, केवीएस की परीक्षा या फिर एनवीएस की परीक्षा या ईएमआरएस की परीक्षा या फिर DTET+P की परीक्षा या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या यूपी पुलिस की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा है टीचिंग संबंधित टीजीटी पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल प्रश्न रहेंगे। आते जो जिसमें भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी अमीर खुसरो जी की है। खालिक बारी रचना किसकी है? तो खालिक बारी, दो सुखने, ये सभी रचनाएं जो है अमीर खुसरो जी की है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की और अधिक था। तो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः एक जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, किस प्रकार की रचना है? तो खुसरो की रचना खालिक बारी जो है एक फारसी हिंदी कोश है, शब्दकोश है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 88। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी मुकरिया पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? तो खुसरो ने जो है किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी पहेलियों में और मुकरियों में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रूती अलंकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 89, 89। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग हमें अमीर खुसरो की रचनाओं में ही देखने को मिलता है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को कहा जाता है और इसकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य कहा जाता है। ये अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है, तो ये आपको बताना है ये किसका कथन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का मिश्र बंधुओं द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ते हैं। इस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ है। विग्रह राज चतुर्थ का जो संबंध है वो हमें हमारा जो है किस रासो ग्रंथ में देखने को मिलता है? आंसर हो जाएगा हमारा बिसल देव रासो। जो बिसल देव राजा थे, बिसल देव, तो ये तीसरे नंबर के राजा थे भाई, तृतीय। तो ये ध्यान रखना है। और इन्हीं को जो है विग्रह राज चतुर्थ भी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का नाम है बिसल देव तृतीय का ही जो दूसरा नाम है वो विग्रह राज चतुर्थ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम स्वामी, सॉरी भाई, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने जो है रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से मानी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा रसिक। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानी। रासायन से मानने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी। और रासक से कई विद्वानों ने मानी है, वैसे मुख्य रूप से हजारी प्रसाद जी का नाम आता है।
ये ध्यान रखना है आपको। बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको साथ साथ ही याद रहे। रास से मानी है नंद दुलारे जी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बिसल देव रासो में राजा बिसल देव के साथ किस विवाह वियोग व पुनर्मिलन की कथा है, तो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा किसके किसके साथ विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है बिसल देव रासो ग्रंथ में। तो आप सभी को पता है बिसल देव रासो ग्रंथ की जो नायिका है वो राजमती है। राजमती के साथ ही विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसमें दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं, संयोगिता पृथ्वीराज रासो की नायिका है पद्मावती, पद्मावत की है। मारवाड़ी जो है ढोला मारूरा दोहा की है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है। इनमें से जो है पृथ्वीराज रासो को जो है अर्ध प्रमाणिक भी माना गया है। और किसने माना, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने और सुनीति कुमार चटर्जी ने और जो है मुनिजित विजय। इन तीनों विद्वानों ने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है, तो ये ध्यान रखना है। तीनों विद्वानों का नाम ध्यान रखना आपको। उक्ति धर्म विशालकाय राजनीति नवरस खट भाषा पुराण च कुरान कथितम मया। तो ये किस कवि की पंक्ति है, तो ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियां जो है हमें पृथ्वीराज रासो में ही देखने को मिलती है, चंद बरदाई जी की है। आगे बढ़ते हैं, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है। तो नारी निंदा जो की प्रवृत्ति है वो विशेष रूप से हमें नाथ पंथ में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अवधूत मत भी जो है नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द है। किसका बेटा किसकी बहू अब सवारथ मिलिया सहू। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है, तो ध्यान रखना है। ये पंक्ति जो है चरपटनाथ जी की है, नाथ साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आज का है हमारा शो कौन गोरखनाथ अपने युग के महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्म गुरु का व्यक्तित्व था। तो ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है गोरखनाथ के संबंध में। अगर इतना भी आप याद रख लोगे, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में किसका कथन है। नाथ संप्रदाय के संबंध में ये कथन कहा गया है कि इस मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति किस प्रकार का भाव है, अनादर भाव। अनादर भाव है। तो इस नाथ संबंध के बारे नाथ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से जो है हजारी प्रसाद जी का ही कथन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 102, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ये पंक्ति किसकी है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल घर खुसरो आपने। तो इस प्रकार की ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो जी द्वारा ही लिखी गई। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया दिन औलिया की मृत्यु पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने स्वयं ही ये बात बोली थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले के सब आपको मेरा यहाँ पर क्या काम है, मुझे भी गुरु के साथ ही जो है चले जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव में मन स्थितियों का प्रतिफल है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है इनमें से किसका है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नागेंद्र जी का।
आदिकालीन का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों का प्रभाव की मंच स्थितियों का प्रतिफल है, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमीर खुसरो द्वारा किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है? तो नुहू सी पर जो रचना है अमीर खुसरो जी की, उसमें भारतीय बोलियों का वर्णन देखने को मिलता है। दो खुसने, मुकरिया और खालिकवारी, ये भी सभी रचनाएं अमीर खुसरो जी की हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम वही पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में करेंगे। आज का जो है, आज के आदिकाल संबंधी पार्ट 1 के अंतर्गत हमने लगभग 105 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और लगभग हमारे 250 प्लस प्रश्न है। तो आदिकाल से संबंधित सभी प्रश्नों को हम कर लेंगे, ताकि आपकी बार बार प्रश्न तथ्यों की रिवीजन होती रहे और जो है एक एक टॉपिक को आप अच्छे से जो है कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहे। इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए रहना है। आगे बढ़ते हैं। एक बार एकदम से भाई एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं था एक बार पढ़ने से, लेकिन धीरे धीरे जब प्रश्नों का अभ्यास होता गया, तथ्यों की बार बार रिवीजन होती गई, तो तथ्य अपने आप ही याद होते चले गए। तो आपको ध्यान रखना है, सभी तथ्यों की बार बार रिवीजन करनी है, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ जो है हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं हिंदी साहित्य के, ताकि आप बच्चे हमारे साथ जुड़कर अधिक से अधिक अब जो है अपनी परीक्षाओं में सफल हो। और सफलता की जब सीढ़ी पर आप चढ़ जाते हो, तो जीवन और आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है कि हमारा सब कुछ ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। करने को बहुत कुछ है। जब जिस काम में आप एक बार लगे हुए हो, तो आप अपने दिल से अपना जो है 100% दे करके उसे करने की कोशिश करो, ताकि आप जो है सफल हो पाओ। और किस्मत और जो है मेहनत दोनों आपके साथ मिलकर ही जो है काम करती है। तो ये किसी भी प्रकार से आपको किसी भी तरह जो है दुखी नहीं होना है। जिस बच्चे का नहीं होता तो भी, और जिसका जो है होता है तो वो तो बेस्ट है ही। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेहनत करते रहोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के संदर्भ में असंगत कौन सा है? रचनाकार शालिभद्र वीर रस संबंधी रचना है ये। सॉरी भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। भारतीय बाहुबली रास के रचनाकार जो है शालिभद्र शुरी है। इसमें असंगत कथन हमें देखना है। उसके अलावा इसमें शांत, श्रृंगार व विभत्स रस की प्रधानता है। मुनि जिन विजयी से रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। यह 205 छंदों का एक खंड काव्य है। भारतीय बाहुबली राज के रचनाकार शालिभद्र शुरी है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें शांत, श्रृंगार, विभत्स रस नहीं है, बल्कि इसमें जो है वीर रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये असंगत है। मुनि चिन विजय जो है भारतीय बाहुबली रास को ही रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। ये पॉइंट भी हमारा सही है। इसमें 205 छंदों का ये खंड काव्य है। खंड काव्य संबंधी ये रचना है। 205 छंदों का काव्य है। आज की क्लास में इतना ही भी, और नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। आदिकाल के पीवाईक्यू जो हम कर रहे हैं, सॉरी पीवाईक्यू नहीं, एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल संबंधी। तो पार्ट 2 के अंतर्गत जो है हम और अन्य प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। लगभग 250 प्लस प्रश्नों को आदिकाल से संबंधित करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में
अवश्य बताना आपको वीडियो कैसी लगी।